हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने ऑलरेडी 5 वीडियोस डाउनलोड कर दिए हैं। हमने एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपने टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक होगा कल हमने इसके सिंटैक्स के बारे में बात की थी। तो जो आज का टॉपिक होगा हमारा वो होगा एक प्रोग्राम सिंटैक्स का यूज करते हुए एक प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करें और कैसे वो वर्क होता है और उस प्रोग्राम के बेसिक्स के बारे में आज हम सब कुछ क्लियर करेंगे। कुछ एक हमने कल सिंटैक्स के द्वारा बता दिया था कौन कौन से हेडर फाइल यूज होते हैं, उनमें कौन से फंक्शन होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, अगर नहीं यूज करेंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। आज हम उसको एक प्रोग्राम के द्वारा डिफाइन करेंगे और उसके कंपाइलेशन फेज और रन फेज के बारे में जानेंगे। उनके स्क्रीनशॉट भी मैं आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है। और उनमें जो हमें मेनली जो वर्कआउट होते हैं, मेनली पॉइंट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। अब जो ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ये हमारा है सोर्स कोड का। तो मैंने आपको कल बताया था कि हम जो यूज करेंगे वो टर्बो सी का यूज करेंगे। तो मैंने टर्बो सी का ये सेटअप ओपन हुआ और यहाँ पे हम मेनली हमारा जो आता है फाइल, जो ये ऑप्शन है यहाँ पे फाइल, इस पे क्लिक करके हम न्यू सेलेक्ट करेंगे तो हमारी फाइल ओपन होकर आ जाती है, ठीक है। तो ये कई बार आप स्क्रीन में आते हैं तो फुल स्क्रीन पे लेने के लिए हम F5 प्रेस कर देते हैं तो हमारा जो ये हेलो सी है ये फुल स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो उसमें। तो हैश ये हमारा प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर क्या है, इसकी stdio.h जो हेडर फाइल है इसके अंदर जो लाइब्रेरीज हैं उन सभी को इंक्लूड करेगा। हैश का मतलब ये, और इसको हम प्री प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। और इसका वर्क यही है कि stdio.h हेडर फाइल है, उसमें जितने भी लाइब्रेरीज और फंक्शंस हैं उनका हम यूज कर सकते हो, हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड हमारा हैश इंक्लूड conio.h, इसमें भी वही वर्क है। हैश हमारा प्री प्रोसेसर और conio.h की जितने भी लाइब्रेरी और फंक्शंस हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे हमारे, ठीक है। फिर आया void main। तो देखिए void हमारा एक कीवर्ड है सी के अंदर और मेन हमारा मेन फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन की पहचान यही होती है, हमें उसके लास्ट में पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज मिलेगा। अगर कोई भी हमारा नाम है उसके साथ पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज है तो वो हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो वॉइड इसकी रिटर्न टाइप है, इसका मीन्स ये है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वॉइड मेन, हम यहाँ पे इंट मेन भी करते हैं, उनका हम आगे फंक्शन टॉपिक आएगा तब क्लियर करेंगे और मेन के बारे में कुछ 2-4 पॉइंट्स और बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम एक हेलो सी प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसमें हम लिखेंगे void main, ठीक है। तो void हमारा रिटर्न टाइप है, मेन हमारा फंक्शन का नाम है और जो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा प्रिंट एफ हेलो सी, सॉरी, करली ब्रेसेस स्टार्ट CLR SCR, इसको बोलते हैं हम क्लियर स्ट्रिंग, जो कि मैंने कल बताया था। और फिर हम लिखेंगे प्रिंट एफ। देखिए प्रिंट एफ क्या करता है, हमने कल ही बात की थी कि मैसेज प्रिंट करता है। तो प्रिंट एफ में जो हम मैसेज डालेंगे वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा। तो प्रिंट एफ के अंदर हमने डाल दिया हेलो सी लैंग्वेज और ये सेमीकोलन क्लोज कर दिया हमने, और गेट CH, गेट करेक्टर जो ये होता है वो सेमीकोलन, ठीक है। तो CLR SCR भी फंक्शन है और गेट CH भी फंक्शन है। इनके बाद भी मैंने फंक्शन की पहचान अभी आपको बताया कि पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज मिलेगा। प्रिंट एफ एक फंक्शन, ये तीनों जो स्टेटमेंट लिख रखी है तीनों फंक्शन है। तो CLR SCR के बाद भी आप देख सकते हैं पैरेंथेसिस ओपन क्लोज है, प्रिंट एफ में भी पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज है, और गेट CH के साथ भी ओपन और क्लोज है। तो ये हमें क्लैरिफाई कर रहा है कि हम जो यूज कर रहे हैं वो तीनों क्या हमारे फंक्शंस हैं। फंक्शंस की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम उनके साथ पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज मिलेगा। तो जब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे तो F2 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, F2, और अगर एग्जिट करना है तो Alt+X, और न्यू फाइल लेनी है तो Alt+F करके आप न्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं या Ctrl+N करके आप न्यू फाइल ले सकते हैं, ठीक है। तो कल मैंने एक वीडियो में जो बताया था, मैंने बताया था कि कंपाइल करने के लिए हम Ctrl+F9 का यूज करेंगे, लेकिन वो कल हमारे से गलती होगी। कंपाइल के लिए हम Alt+F9 का यूज करते हैं और रन के लिए जैसे मैंने बताया था Ctrl+F9। जब हमने प्रोग्राम को लिख के कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसको करेंगे रन, ठीक है। तो रन आप सिंपली ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे रन का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके भी रन कर सकते हैं, और नहीं तो हम शॉर्टकट यूज करेंगे Ctrl+F9। लेकिन जब हम रन करेंगे
रन करने से पहले हमें कंपाइल करने की जरूरत होती है। कंपाइलेशन क्या करता है, कंपाइलर हमारे इस कोड को एक अलग कोड में चेंज कर देता है, उसकी मैं अभी आगे बात करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा वो। ठीक है, तो ये कंपाइल करेंगे सबसे पहले, तो कंपाइल करने के लिए हम Alt F9 प्रेस करेंगे। तो Alt F9 प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और फिर हम उसको रन करेंगे Ctrl F9 से। लेकिन हम एक्चुअली करते क्या है, सीधा Ctrl F9 प्रेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिक कंपाइल भी हो जाता है और फिर रन भी हो जाता है। ठीक है, तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और हमने प्रोग्राम में कोई गलती किया है, सिंटैक्स एरर किया है, तो वो एरर भी शो होती है कंपाइल टाइम पे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। देखिए, जब कंपाइल करेंगे तो हम Alt F9 प्रेस कर देंगे तो हमारा कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम, और हमारे पास ये पॉपअप बॉक्स आएगा, ऊपर लिखा हुआ कंपाइलिंग, और हमारी फाइल का नाम है hello.c, और कंपाइलिंग किसने की है, एडिटर ने hello.c की कंपाइलिंग की है। ठीक है, तो इसमें टोटल और फाइल बताई हुई, टोटल लाइंस कंपाइल्ड हुए 462 है और फाइल जो हमारी 462 है। तो देखिए, बात है समझने के लिए है कि भाई टोटल 462 लाइन हमने तो लिखी नहीं है और फाइल है वो भी 462 होगी, तो ये कहाँ से आई, क्योंकि हमने तो सारा 8-10 लाइन का कोड लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये शो कर रहा है टोटल 462 लाइन्स हैं और फाइल भी 462 है। तो ये तो समझने वाली बात ये होगी, मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट वाले प्रोग्राम में कि जैसे हमने हैश इंक्लूड stdio.h लिखा, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एडर फाइल है जो, उसके अंदर जितने भी हमारे लाइब्रेरीज और फंक्शंस हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। जब हम कंपाइलिंग फेज करेंगे तो वो कोड हमारा लिंक हो जाता है। ये चीजें मैं कल आपको फ्लो बताऊंगा, पूरा सी प्रोग्राम का फ्लो एक चार्ट के द्वारा, एक डायग्राम बनाऊंगा मैं, उसके द्वारा आपको एक फ्लो समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये 4 लाइंस कंपाइल्ड होकर 462 कैसे आ रही हैं। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो, जो प्री प्रोसेसर यूज किया था हमने हैश, और जो हेडर फाइल हमने लगाई थी उसकी जितनी भी लाइब्रेरीज और फंक्शन है वो हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड होके एक्सपेंडेड सोर्स कोड हो गया हमारा। Ono.h की भी इंक्लूड हो गई और stdio.h की भी इंक्लूड हो गई। ठीक है, वार्निंग 0 है और एरर 0 है। तो अगर हम कोई एरर करते हैं तो एरर की जगह आ जाएगा लिखा 11, वार्निंग अगर कोई है तो वार्निंग का भी आ जाता है 11। वार्निंग और एरर की भी हम एक बार बात करेंगे, ठीक है, आज के प्रोग्राम में नहीं कर रहे हैं हम। और हमने जब इसको कंपाइल कर दिया तो हम एंटर प्रेस कर देंगे तो हम वापस अपने सोर्स कोड पे आ जाएंगे, जो अभी मैं आपको शो कर रहा था स्क्रीनशॉट। देखिए, नीचे सक्सेस भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इस पे एरर होती है हम एंटर करेंगे तो नीचे हमारे लाइंस में आ जाएगा, इस लाइन पे ये एरर है, एरर का नाम भी बताएगा। कुछ कॉमन एरर्स हैं, 2-3 एरर, उनके नाम मैं आपको अभी बता दूंगा। जो बिगिनर हमारे गलती करते हैं वो या उसी टाइप के एरर ज्यादा आते हैं, वो हम आपको बता देंगे कौन कौन से होते हैं वो। ठीक है, और आप उनको इजिली सोल्व भी कर लोगे। ठीक है, इसके बाद कंपाइल अगर हमारा सक्सेसफुली हो जाता है तो हम करते हैं उसको रन। रन करने के लिए हम करते हैं Ctrl F+F9, यानी कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, और प्रोग्राम रन होगा तो हमारा आउटपुट इस तरह से आएगा, जो हमने printf में मैसेज डाला था वो यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज आपने और नोटिस की हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बैक में जाके। हमने जितना भी कोड लिखा है सी का वो सारा स्मॉल केस लेटर्स में लिखा है, तो जो भी आप सी का कोड लिखोगे स्मॉल केस लेटर में लिखोगे। ये हमारा जो मैसेज है इन्वर्टेड कोमा में, इसमें हमारा रहता है चॉइस कि हम कौन से लेटर यूज करना चाह रहे हैं और क्या मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमा में हम अपना मैसेज जो उसमें किसी टाइप से भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर, लोअर केस, अपर केस लेटर या कोई नंबर। लेकिन जितना भी कोड है, प्रिंट एफ है, गेट CHS, CLR है, CR, वॉइड मेन है, हेडर फाइल्स जो हमने यूज किए सभी में हमने स्मॉल लेटर केस, लोअर केस लेटर यूज किए हैं, तो इन्हीं का हमें यूज करना है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो हमारा एरर ओकर होगा। ये हमने कंपाइल किया, रन किया और ये हमारा मैसेज प्रिंट हो गया। इसके बाद जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं सी का प्रोग्राम, तो एक्चुअली उसके बैकएंड में क्या होता है ये हमें कोई डिफाइन नहीं करता। ठीक है, तो इस बैकएंड को आज हम डिफाइन करने चाह रहे हैं। एक्चुअली हम जब एक सी प्रोग्राम को एक सोर्स कोड से लिखना स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम को बनाते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, और फिर रन करने के बाद उसको वापस जाके हम कुछ चेंजेस भी करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस एक लाइफ साइकिल हो गया सी के प्रोग्राम का। इस लाइफ साइकिल के दौरान एक प्रोग्राम के साथ क्या क्या होता है और कौन कौन सी फाइल्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो एक सी प्रोग्राम में मेनली 4 फाइल्स क्रिएट होती हैं, और मेनली मेरा टर्बो का यूज करने का यही रीजन है। ठीक है, कि एक एक बेसिक्स चीजें मैं आपको क्लियर करा पाऊं।
क्योंकि जो हम आईडी यूज करेंगे उनमें ये चीजें हम इतनी क्लियर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वो एक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और यहाँ पे हम इजिली अपने फाइल्स को पता भी कर सकते हैं। वो आप जब सी इंस्टॉल करोगे तब आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे आपके सी डिस्क में आ जाता है, टर्बो सी के नाम से फोल्डर आ जाएगा। उस फोल्डर के अंदर जाओगे तो आपको अपनी चारों फाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स हैं, उनमें हमारी फाइल्स रहती हैं, ठीक है। तो फिर देर आर 4 फाइल्स क्रिएटेड ऑफ ए सी प्रोग्राम विच आर, यानी कि सी प्रोग्राम जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका पूरा लाइफ साइकिल जो होता है उसमें 4 टाइप की फाइल क्रिएट होती है, जिनके बारे में हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हमारी सोर्स कोड फाइल। सोर्स कोड फाइल कौन सी होती है? हमारी वही फाइल होती है जो हम क्या करते हैं, कोड को लिखते हैं अपना। जो हमने अभी कोड लिखा ब्लू स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया था, तो हमारा सोर्स कोड था, ठीक है। और इस फाइल को हम डॉट सी से सेव करते हैं। प्रो सी की कोई भी फाइल है उसको जब हम सेव करेंगे F2 करके सेव करेंगे तो फाइल का नाम डॉट सी एक्सटेंशन लगाएंगे तो वो सी फाइल हो जाएगी, ठीक है। तो वो एक्सटेंशन रहेगा उसका डॉट सी रहेगा, और उसको हम सी फाइल के नाम से जानते हैं, सोर्स कोड फाइल भी कह देते हैं उसको। और हम इस फाइल को जब अपने लोकल डिस्क सी में जाके जिस फोल्डर में जो वहां पे जाके ओपन करेंगे तो नोटपैड में भी इसको ओपन कर सकते हैं। सेकंड हमारा है ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल का क्रिएशन कब होता है? जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, यानी Alt + F9 प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा, ठीक है। तो कंपाइलर द्वारा एक न्यू फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट की जाएगी जो हमारे सोर्स कोड को, जिसको मशीन अंडरस्टैंड करती है, उस कोड में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो इस फाइल को हम ऑब्जेक्ट फाइल के नाम से जानते हैं, और इस फाइल का एक्सटेंशन होता है .obj। और इस फाइल को कोई भी रीड नहीं कर सकता, इसको मशीन ही रीड करेगी। अगर हम देखेंगे तो मेरा कोड समझ में ही नहीं आएगा, उस कोड को कुछ ऐसा चेंज कर देता कि हम उसको नहीं समझ सकते। कहीं इमेजेस आ जाएंगी, कहीं आइकन्स आ जाएंगे, कहीं हमारी टेक्स्ट आ जाएगी, ठीक है। तो हम उस कोड को समझ नहीं सकते, उसको मशीन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके समझती है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल जब क्रिएट होती है जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग फेज हैं। अगर आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहें तो सबसे पहले सोर्स कोड फाइल बनाओ। आप अपने फोल्डर में जाके चेक करोगे, वहां पे आपको ऑब्जेक्ट फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल और बैकअप फाइल नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जब Alt F9 कर दोगे आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, तब अपने प्रोग्राम में आप सी फाइल में जाके टर्बो सी को खोल के देखेंगे, वहां पे अलग अलग फोल्डर्स में, तो आपको आपकी ऑब्जेक्ट फाइल मिलेगी वहां पे, लेकिन एग्जीक्यूटेबल फाइल वहां पे नहीं होगी। फिर हम वापस आके अपने प्रोग्राम को रन करें कंट्रोल F9 से, तो हमारी तीसरी फाइल क्रिएट हो जाती है वहां पे एग्जीक्यूटेबल फाइल। जब तक हम रन नहीं करेंगे तब तक हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट नहीं होगी, जब तक हम कंपाइल नहीं करेंगे तब तक हमारी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो ये काम करने के बाद ही हमारी ये फाइल्स क्रिएट होती है और ऑटोमेटिकली कंपाइलर के द्वारा क्रिएट की जाती है, और उनका एक्सटेंशन भी फिक्स होता है हमारा यही, कि एक ऑब्जेक्ट फाइल होगी जिसका एक्सटेंशन होगा .obj, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी जिसका एक्सटेंशन होगा .exe। इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं, और ये हमारी एप्लीकेशन फाइल होती है। कोई कहे कि मुझे 2 नंबर का सम करना है, एक ऐसा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना के दो मुझे कि मुझे 2 नंबर का सम करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें ए और बी का 2 सम बनाने का एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम 2 नंबर्स का सम करेंगे, ठीक है। और जब हम उसको कंपाइल करेंगे तो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी, ठीक है। और एक जब हम उसको रन करेंगे तो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। तो जब रन करेंगे जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी वो हम उसी क्लाइंट को देंगे, यूजर को देंगे जिसने हमसे सॉफ्टवेयर बनवाया है, और वो उसको सीधा अपने सिस्टम में डालेगा और रन करेगा। और रन करेगा तो उसके सामने सीधा क्या आएगा, आउटपुट। वो हमारे कोड को रीड नहीं कर सकता, और ये हमारी सिक्योरिटी भी रहता है कि हमारे कोड को कोई रीड ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि हम अपना कोड जब लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती है जिनको हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, नॉन शेयरेबल होती है हमारी, ठीक है। तो हम उनको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। यही मतलब होता है कि हम उसको अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल दें ताकि उसको सिर्फ आउटपुट मिले, ना हमारे वो ऑब्जेक्ट कोड को रीड कर सकता है, ना वो सोर्स कोड को रीड कर सकता है। उसको क्या चाहिए भाई, उसको चाहिए उसका वर्क हो गया, ये फाइल लो आप और आप काम करो इस पे, ठीक है। तो वो 2 नंबर के अपनी वैल्यू डालेगा और उनका सम उसको प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो हमारे प्रोग्राम को रीड नहीं कर सकता, ठीक है। और ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल देते हैं। लेकिन कई बार हम बात करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनवाता तो वो कहता मुझे सोर्स कोड चाहिए मेरा प्रोजेक्ट जो बनेगा, ठीक है। तो उसका सोर्स कोड भी दिया जाता है, उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो प्रोजेक्ट के टाइम पे जब डील होती है उस टाइम की बात होती है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल इसलिए होती है कि हम किसी भी यूजर को एप्लीकेशन बनवा रहे हैं उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल देंगे जो हमारी सेटअप फाइल, जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर लेके आते हैं हमारा, तो हमें कभी सोर्स कोड नहीं मिलता उस सॉफ्टवेयर,
अगर अभी हम सी टर्बो सी को इंस्टॉल करेंगे तो हमें सीधा एक सेटअप नाम का फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, या फिर हमें कोई जार फाइल मिलेगी, उस पर हम क्लिक करेंगे, वो एक्सट्रैक्ट होके और हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन हमने कहीं सोर्स कोड मिला उसका, कैसे प्रोग्राम, कैसे टर्बो सी को बनाया हुआ है, इसमें क्या क्या फंक्शन यूज कर रखे हैं, नहीं मिला, आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ सेटअप फाइल मिलेगी, और वो सेटअप फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल ही होती है, ये सिर्फ रन करती है, ठीक है। तो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तब ये क्रिएट होती है, मैंने आपको बता दिया, इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं हम, इसका एक्सटेंशन .exe होता है, इसको हम सेटअप फाइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन पर्पज के लिए ये यूज होती है। इसके बाद हमारी फोर्थ फाइल जो क्रिएट होगी वो होगी हमारी बैकअप फाइल, ठीक है। तो बैकअप फाइल जब क्रिएट होती है, जब हमने प्रोग्राम को रन कर लिया और हम उसमें कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं और वो चेंजेस परमानेंटली करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बैकअप फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। इसका एक्सटेंशन होता है .bak, ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, रह गया होगा, तो इसका एक्सटेंशन होता है .bak, बैकअप फाइल होती है। और ये जब क्रिएट होती है, जब हम प्रोग्राम को रन करके मान लो दोबारा गए, उसमें कुछ गलती है या कुछ हम उसका चेंज करना चाह रहे हैं, उसका कोई मैसेज चेंज करना है या कुछ और चेंज करना, हम प्रोग्राम में कोई भी माइनर चेंज कर रहे हैं, मेजर चेंज कर रहे हैं, तो हमारी एक फाइल क्रिएट हो जाती है, बैकअप फाइल। और इस फाइल में क्या होता है, जो हमारा करंट प्रोग्राम में जो चेंजेस हुए हैं उनका बैकअप करके उस सोर्स कोड का बैकअप रखेगा, बैकअप फाइल में रहेगा। इसके बाद हम जानेंगे सम कॉमन एरर नेम। कुछ एक कॉमन एरर नेम, जब कोई एक बिगिनर लेवल कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है तो कुछ एक कॉमन एरर को उनको फेस करना होता है। वो कॉमन एरर क्या होते हैं, उनके पास क्या गलतियां होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम बिल्कुल स्क्रैच टू एडवांस लेवल का अपना ट्यूटोरियल बना रहे हैं। ये आपको यहाँ पे हर एक वीडियो मिलेगी, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे हम इसको कवर करेंगे कंप्लीट, ठीक है। देर आर कम व्हेन दीज आर कम व्हेन ए बिगिनर क्रिएट ए प्रोग्राम। ये कॉमन एरर्स कब आते हैं, जब कोई बिगिनर अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करता है, और ये बहुत ही माइनर से मिस्टेक्स होती हैं। सभी बिगिनर का यही रहता है कि हम प्रोग्राम को बिल्कुल देख के वैसा ही बनाया है, लेकिन फिर भी हमारे प्रोग्राम में एरर आ गई। तो एरर्स आप माइनर से छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, जिनकी वजह से वो आपके एरर्स आते हैं। तो अगर आप, मैं ये 3-4 चीजें बता रहा हूँ, इनका आप ध्यान कर लोगे तो आपको माइनर मिस्टेक्स नहीं होंगे और वो एरर आपको नहीं आएंगे। और उन एरर्स का मैं नाम भी बताऊंगा, आप कौन सी चीज में गलती करोगे तब कौन सी एरर शो करेगा, तो आप इजीली उनको कैच करके अपने प्रोग्राम में उन माइनर्स मिस्टेक्स जो कर रहे हैं आप, जो एरर का कारण बन रही हैं, उनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो इन सी लैंग्वेज वोल कोड रिटर्न इन लोअर केस। तो अभी मैंने जो बात बताई थी कि इन सी लैंग्वेज में हमारा जो कोड होगा वो सारा हमें लोअर केस में राइट करना है, ठीक है। तो एवरी लाइन एंड्स विद सेमीकोलन। जो हमारे प्रोग्राम में लाइन का जब एंड होगा तो वो एक सेमीकोलन के द्वारा होगी, ठीक है। और सेमीकोलन इंडिकेट्स द कंपाइलर द नेक्स्ट लाइन। और सेमीकोलन कंपाइलर को क्या इंडिकेट करता है कि जब हम सेमीकोलन लगाएंगे तो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने भी इसमें आपको जो स्क्रीनशॉट दिया था उसमें थोड़ा सा कर रखा है मैंने, ठीक है। मैं अभी आपको बात बताऊंगा, बाद में बताता हूँ, बिल्कुल लास्ट में। आप प्रोग्राम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखोगे कि आपके एरर क्रिएट्स ना हो, और कौन सी एरर वो अभी बात करूंगा मैं। तो आप एक पूरे प्रोग्राम को एक लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है, तो भी आपकी एरर नहीं आएगी। लेकिन सेमीकोलन क्या इंडिकेट करेगा, जहां भी हम सेमीकोलन लगा देंगे कंपाइलर रीड करेगा यहाँ से हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई। तो हम पूरे प्रोग्राम को एक लाइन में लिखेंगे तो भी हमारी गलत नहीं होगा, कंपाइलर उसको रीड करके आउटपुट देगा हमें, ठीक है। तो देखिए करली ब्रेसेस जो ये हम यूज करते हैं ब्लॉक क्रिएट करने के लिए, इनको करली ब्रेसेस बोलते हैं। इनका सिंबल आपको मैंने दिखा रखा है। और अगर हम करली ब्रेसेस ओपन कर दी या क्लोज नहीं की फिर, ठीक है, या क्लोज कर दी ऊपर ओपन नहीं की, तो हमारा क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। आपका एक सिंपल प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ एक ही मेन की ब्रैकेट है जो ओपन और क्लोज हुई है, तो यहाँ पे आपका एरर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार बिगिनर स्टार्ट कर देता है, बंद करनी भूल जाता है, बंद कर देता है, स्टार्ट करनी भूल जाता है, क्योंकि वो प्रोग्राम को देख देख के बनाता है लाइन वाइज, ठीक है। तो कई बार उससे मिस्टेक्स हो जाती है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, हमारा एरर अगर कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग है तो हमें क्या चेक करना होगा कि हमने जितने करली ब्रेसेस ओपन किए हैं उतनी ही क्लोज हैं, ठीक है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसको चेक करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। चेक करने का तरीका क्या होगा और कैसे वो होगा। देखिए जब हम मेन लिखेंगे, हमने मेन प्रोग्राम लिखा अपना यहाँ पे, ये हमारा मेन प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने जैसे ही करली ब्रेसेस ओपन की
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैब स्पेस प्रोवाइड कराएंगे। जितनी भी स्टेटमेंट लिखेंगे उनके लिए टैब स्पेस देके यहाँ पे हम अपने स्टेटमेंट्स का कोड लिखेंगे और फिर करली ब्रेसेस को यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम कोड करते हैं अपना, तो हमारी गलती बहुत कम होती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये करली ब्रेसेस जो यहाँ पे ओपन हुई है, यही करली ब्रेसेस कहाँ ओपन होगी, यहाँ पे क्लोज हो गई है। ठीक है, तो हम इजिली चेक कर सकते हैं हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग नहीं है। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, जब भी कोई करली ब्रेसेस ओपन होती है तो आप टैब स्पेस जरूर प्रोवाइड कराएं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक करली ब्रेसेस ओपन हुई, ठीक है, फिर आपने कोई लाइन हमारी दो लिखी, फिर करली ब्रेसेस आ रही है, तो हम फिर करली ब्रेसेस लगाएंगे और क्या करेंगे, फिर टैब स्पेस देंगे और फिर अपना कोड यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिर हमारी वर्क खत्म होने के बाद ये करली ब्रेसेस क्लोज होगी और फिर ये क्लोज होगी। तो हम इजिली चेक कर सकते हैं हमारी करली ब्रेसेस सभी क्लोज है या नहीं है। तो इससे हम कौन से एरर से निजात पा सकते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग आपका एरर कभी भी नहीं होगा अगर आप ये पैटर्न प्रोग्राम राइटिंग करते वक्त ये पैटर्न अगर आप अपनाते हैं तो। ठीक है, इस पैटर्न का अगर आप यूज करेंगे तो आपके बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपका एरर आए कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। तो इनका यूज करके हम इन एरर से बचा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा इसमें अगर आपको फिर भी कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग एरर वैसे तो आपकी क्रिएट होगी नहीं, फिर भी आती है, तो मैंने आपको उसको बता दिया है कि उसको कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो अगला नेक्स्ट बात हमारी होगी वो क्या होगी, सेमीकोलन। ठीक है, तो सेमीकोलन अगर हम कहीं भूल जाते हैं लगाना या लगाते नहीं है तो हमारा एरर आता है स्टेटमेंट मिसिंग। ठीक है, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, ऑल्ट प्लस F9 करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा, तो एक बॉक्स अप होके आएगा जो अभी मैंने दिखाया था, और हमें सेमीकोलन नहीं लगाया तो वहां पे एरर के सामने 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 1 आएगा तो हम एंटर करेंगे तो हमारा सीधा सोर्स कोड पे जाएगा और नीचे की छोटी सी स्क्रीन खुलेगी जिसपे लिखा आएगा स्टेटमेंट मिसिंग, और जिस लाइन पे आपने नहीं लगा रखा उसी लाइन का नंबर मिलेगा आगे कि इस लाइन नंबर पे आपकी स्टेटमेंट मिसिंग है। ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट मिसिंग है तो आप चेक करेंगे वहां पे आपने सेमीकोलन लगाया है। ठीक है, अगर नहीं लगाया तो आप सेमीकोलन लगाइए, आपकी एरर इजिली रिमूव हो जाएगी। दूसरी एरर यहाँ पे कब बनती है, सिंपल प्रोग्राम में नहीं बनेगी, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। जैसे हमने यूज किया इफ कंडीशन का, तो इफ कंडीशन का यूज करने का तरीका ये होता है, इफ लिखेंगे और उसके अंदर हम कंडीशन देंगे। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो आपने क्या किया, ये ब्रैकेट स्टार्ट तो कर दिया पैरेंथेसिस, लेकिन आपने पैरेंथेसिस क्लोज नहीं किया, तो क्या आएगा, इफ स्टेटमेंट मिसिंग। क्या आएगा, इफ स्टेटमेंट मिसिंग। तो इफ स्टेटमेंट मिसिंग से आप समझ जाना कि इफ की जो स्टेटमेंट है उसमें हमने कोई गलती की, और क्या गलती की हमने, इफ जो स्टेटमेंट हमने लगाई उसमें पैरेंथेसिस ओपन तो कर दिया लेकिन क्लोज नहीं किया, इसलिए हमारी एरर आई इफ स्टेटमेंट मिसिंग। तो इससे ज्यादा हमारी स्टेटमेंट मिसिंग में एरर्स क्रिएट नहीं होती हैं। ठीक है, इससे आगे अगर हम बात करें तो हमारा था इफ यू डोंट यूज हेडर फाइल। अगर हम हेडर फाइल से यूज नहीं करते तो किन कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास जो हमारी हुई थी 5th क्लास, उसमें हमने हेडर फाइल्स के बारे में बात की थी। तो वहां पे हमने डिफाइन किया था कि कौन सी हेडर फाइल हमें कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, और हमने ये भी बताया था कि ये कंपल्सरी होता है, अगर हम कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करना कंपल्सरी होता है, उसके बिना वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर हम प्रोग्राम जैसे हमने यूज कर लिया गेट ch clr scr, और हमने conio.h हेडर फाइल के फंक्शन है ये, और हमने अगर conio.h हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं किया तो क्या एरर आएगी, clr scr function clr scr should have a prototype, function get ch should have a prototype। ये दोनों कोई प्रोटोटाइप रखते हैं जो हमारे फंक्शंस को नहीं मिल रहा है, तो हम हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करते तो हमारे पास फंक्शन का नेम आएगा शुड हैव ए प्रोटोटाइप। ये हम प्रीडिफाइंड के फंक्शन के केस में बात कर रहे हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो प्रीडिफाइंड फंक्शन हमारे ये प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, गेट ch। देखो अभी तो हमने दो ही हेडर फाइल यूज किया, आगे हम मैथ डॉट एच भी करेंगे,
स्ट्रिंग डॉट एच भी करेंगे तो वहां भी हमें बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड कराए जाते हैं कंपाइलर के द्वारा। तो वहां पे भी हमें ये एरर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम मेनली दो एरर फाइल यूज करते हैं, conio डॉट एच और stdio डॉट एच। ये तो हर बच्चा यूज कर लेता है लास्ट में जाके, लेकिन जब हम मैथ्स के यूज करते हैं फंक्शन से तो हम मैथ डॉट एच एरर फाइल कई बार इंक्लूड करना भूल जाते हैं। तो वहां पे आपको इस टाइप की एरर्स का सामना करना पड़ता है। तो आप उसको इजिली कैच कर लोगे अगर आज की क्लास को ध्यान से देख रहे हैं तो। ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज मैं आपको एक एक कमियां और उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बताता जा रहा हूं। अगर आप इनको ध्यान में रखते हुए अपने सी प्रोग्राम के इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर देते हो लास्ट तक, तो लास्ट टाइम तक आप एक सी के एक्सपर्ट हो जाओगे एक टाइप से। ठीक है, आप किसी भी टाइप की प्रोग्राम के कोई सी भी एरर को इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, उसको बता सकते हो एरर क्यों क्रिएट हुई, कब हुई, कैसे होती है, क्या इसका रीजन है। ठीक है, और आप कितने सारे ही ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड होंगे जो आपको करा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन सबका अपना कराने का तरीका अलग है, सबका अपना अपना व्यू है जो किस टाइप से कराता है। लेकिन हम जो करा रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से लेके और एडवांस लेवल तक आपको कराएंगे यहाँ पे। और ये कंप्लीट ट्यूटोरियल बनेगा, हमारी प्लेलिस्ट क्रिएट हो रही है। अगर आप हमारे पिछले प्रोग्राम्स को चेक करना चाह रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सी लैंग्वेज के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वहां पे जाके आप इसको सभी हमारी वीडियोज हैं जो पिछली वीडियोज हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो है आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई सजेशन देना चाह रहा है, कोई और कुछ सजेशन देना चाह रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या वो चाह रहा है कि सर इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन में ये चीज हमें समझ में नहीं आई। ठीक है, समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो को रिवीजन कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1x से आप 2x कर सकते हैं, 1.5x 1.75x, ये आपको सुविधा प्रदान होती है। आप वहां पे जाके एक बार दोबारा देखेंगे तो आपके सभी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी आप चाह रहे हैं कि ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है, तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो होनी चाहिए कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर ही। ठीक है, वैसे तो मैंने मेनली सारा कवर कर दिया इसमें, बिल्कुल छोटे से छोटा पॉइंट भी क्लियर कर दिया मैंने इसमें। तो आप अगर चाहें कि सर नहीं ये टॉपिक मेरा रह गया, इसके कोई आप और क्लियर करें, तो मैं उसके बारे में सोचूंगा कि एक वीडियो और बनाई जाए, पूरे उस कंप्लीट के ऊपर एक वीडियो और बना के आपको उसको क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू टू ऑल। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।